छात्राओं, बीए के सभी छात्र छात्राएं, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले उनके जन्म दिवस पर आप सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आप अपने जीवन में ढालें। कभी भी जीवन में असफलता मिले तो उससे संघर्ष से नहीं हटना चाहिए जब तक आप अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है जीवन में, उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना हो जाए। छोटी मोटी असफलता से हमें हारना नहीं चाहिए। तो वही स्वामी विवेकानंद के आदर्श को लेकर आपको चलना होगा, क्योंकि आप युवा हैं। समाज का, देश का आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आपके परिवार की भी उम्मीदें हैं कि आप आगे चलकर कुछ करेंगे, कुछ समाज के लिए कुछ करेंगे, कुछ देश के लिए करेंगे। तो इस स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस सिलसिले में आप सभी बच्चों को बधाई देता हूं। आते हैं, आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ऋग्वेद काल की राजनीतिक दशा के ऊपर चर्चा करना है। उससे पहले कि आप हमसे जुड़ें, हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र नाम हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम आपकी प्रतियोगी से संबंधित प्रेषित करूं वो आपको मिल सके, आप देख कर लाभान्वित हो सकें। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर, वहाँ पे गाइडेंस नाम की चैनल है, वहाँ इसको अपलोड करके प्ले स्टोर पर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उससे संबंधित हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर आपको वीडियो बना रहे हैं, जिससे पर्यावरण का भी बहुत सा वीडियो हमने डाला है, फिर इतिहास से संबंधित बहुत क्वेश्चन डाल रहे हैं, समान अध्ययन का भी बहुत डाल रहे हैं। तो आप आगामी जो भी परीक्षा बीएड इंट्रेंस की देना हो, टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, बैंक की देना है, पुलिस की भर्ती की देना है, या इसमें बहुत से छात्र पीसीएस की तैयारी करेंगे, या और भी जो अधिक क्षमता वाले बच्चे हैं वो आईएएस की भी तैयारी करें, सभी को आने वाले समय में लाभान्वित जरूर होंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं और उसका देखकर अपना भी विचार हमें डिस्क्रिप्शन में दीजिए, जिससे कि मैं आपको सुझावों को भी आपको लागू करता रहूं। जो जो विषय की आपको चाहिए उसको डिस्क्रिप्शन में दीजिए, जिससे कि मैं आने वाले आगामी वीडियो में सुधार करके उसको प्रेषित कर सकूं। आते हैं, आज हम ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल को ही परिवार कहा गया है। कुल कहिए या परिवार, परिवार थी जिसका मुखिया कुले कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था? कुले कहलाता था। यानी कि राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या था? परिवार था या कुल था, और जिसका मुखिया कुले होता था। और कई कुलों या अथवा परिवारों का समूह ग्राम कहलाता था। कई परिवार मिलके ग्राम बनता था। कई परिवारों का समूह या कुलों का समूह क्या होता था? ग्राम कहलाता था। जिसका मुखिया क्या होता था? ग्रामणी कहलाता था। जिसका मुखिया ग्रामणी कहा जाता था। इसे सैनिक दायित्व का निर्वहन भी करना पड़ता था। ग्रामणी को इसे सैनिक दायित्व का निर्वहन भी करना पड़ता था। यह भी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में ग्राम शब्द जो वर्तमान समय में अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आप सोचे, जैसे आज हम ग्राम का ढांचा देखते हैं, उस प्रकार का नहीं था। ग्राम केवल परिवारों का एक समूह था। ग्राम केवल परिवारों का समूह था, जिसके आधार में अभी कृषि ज़्यादा नहीं थी। मतलब परिवारों का छोटा छोटा समूह था। चूंकि ऋग्वेद काल में क्या है, परिवार कबीले के रूप में थे। हमारा समाज ऋग्वेदिक काल में कबीले में थे। किसी कबीले में 50 सदस्य हैं, किसी कबीले में 100 हैं, किसी कबीले में 500 थे। तो ऋग्वेद काल में हम पशुओं के लिए युद्ध करते थे, गाय के लिए अधिकांश युद्ध होता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि की क्रांति होती है, जब हल का प्रयोग हुआ है।
हमारे कृषि वैज्ञानिक पृथ्वीवैन ने मनु को खेती कराना सिखाते हैं। तो यानी कि जब लोहे के आविष्कार हो जाने से, हल के आविष्कार हो जाने से खेती बड़े पैमाने पर होने लगी थी और अधिकांश उत्पादन, अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष का मतलब खाने के बाद जो बच जाता था उसको बेचते थे, तो उससे क्या होता, हमारी आमदनी होती थी। तो उससे भी उत्तर वैदिक काल में इसको आर्थिक क्रांति के युग के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जो राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, और परिवार जिसका मुखिया कुले कहलाता था। कई कुलों अथवा परिवारों का समूह ग्राम कहलाता था, जिसका मुखिया ग्रामणी था। ग्रामणी इसी सैनिक दायित्व का भी निर्वहन करना पड़ता था। यह भी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में ग्राम शब्द आधुनिक ग्राम के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ग्राम केवल यहाँ केवल परिवारों का समूह था, परिवारों का समूह था जिसके आधार में कृषि नहीं थी। कई ग्रामों का समूह विश्व कहलाता, कई ग्राम मिल जाते थे, उसको क्या कहा गया, कई ग्रामों का समूह विश्व कहलाता था, और जिसका मुखिया विश्वपति था, जिसका मुखिया विश्वपति था। कई विश्व मिलकर एक जन कबीले के रूप में, कई विश्व मिलकर जन कबीले में जन कबीले का निर्माण करते थे, जिनका मुखिया राजन कहलाता था। समझ में आया? कई ग्रामों का समूह विश्व कहलाता था, जिसका मुखिया विश्वपत था, और कई विश्व मिलकर एक जन कबीले का निर्माण होता था, जिसका मुखिया राजन कहलाता था। राजन किसी भी दशा में अभी निरंकुश सत्ता नहीं थी, पूरी तरह के निरंकुश नहीं था कि राजा के पास बहुत पावर इस समय आ गई हो, अभी थोड़ा थोड़ा पावर था, निरंकुश सत्ता नहीं थी। अर्थात राजन सर्वाधिकारी तंत्र नहीं था, मतलब पूरी तरह से निरंकुश नहीं था, ना तो उसके अंदर पूरी अभी पावर थी, सर्वाधिक तंत्र नहीं था राजन पर। उस समय सभा और समिति जैसी संस्थाएं जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा पर कौन नियंत्रण रखती थी? दो संस्था थी, पूछ सकता है। सभा और समिति जैसी संस्थाएं नियंत्रण रखती थी। वस्तुतः ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र को कबीलाई समानतावादी जनतांत्रिक शासन पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसमें? कबीलाई समानतावादी जनतांत्रिक शासन पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजा एवं प्रजा अर्थात शासक और शासित। शासक मतलब जो राजा है शासक है, प्रजा क्या है? शासित है। तो शासक और शासित के मध्य अधिक दूरी नहीं थी, मतलब ज़्यादा शासक शासित वर्ग में ज़्यादा दूरी नहीं थी। राजन भी कबीले के अन्य लोगों के समान ही था। राजा भी कबीले के जनता के समान ही था। जैसे जनता में अन्य लोग थे वैसे राजा भी उस समय था, क्योंकि राजा पर अभी नियंत्रण रखने के लिए दो संस्था, समिति और सभा थी। तो राजन कबीले के अन्य लोगों के समान था। अर्थ कहने का मतलब तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार आया है? 8 बार। इसको एकदम याद कर ले, 8 बार। और समिति का उल्लेख 9 बार आया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार आया है, और विदत का उल्लेख 122 बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 122 बार आया हुआ है। विद्वान लुडविक या इतिहासकार लुडविक ने सभा को अपर हाउस या समिति को लोअर हाउस कहा गया है। अपर हाउस का मतलब आज जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है। समिति लोअर हाउस माने कि समिति वर्तमान समय में हम लोकसभा कह सकते हैं, और सभा को हम राज्यसभा कह सकते हैं। अब आते हैं सभा समिति विदत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सभा यह वृद्ध बूढ़े लोगों की और अभिजात वर्ग लोगों की, मतलब अभिजात मतलब धनी वर्ग लोगों की एक संस्था थी। जो बड़े बड़े उस गांव के जो मुखिया थे, समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, ये उसके सदस्य होते थे सभा में। सभा वृद्ध और अभिजात लोगों की सभा थी। इसे मंत्रिपरिषद भी कहा जा सकता था, मंत्रिपरिषद भी कहा जा सकता है। सभा कुछ चुने हुए वरिष्ठ लोगों की सभा थी। सभा क्या थी? ये वृद्ध और अभिजात लोगों की सभा थी। इसे मंत्रिपरिषद कहा जा सकता है।
सभा कुछ चुने हुए वरिष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा तत्कालीन महत्व के मुद्दों पर विचार करती थी, तत्कालीन मुद्दों के महत्व पर विचार करती थी। और विद्वानों ने सभा की तुलना राजसभा से की है। तो तत्कालीन मुद्दे जो वर्तमान समय में कोई घटना घट जाती, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, कैसे उसे निपटा जाए, तो इन सब से लिए सभा जिम्मेदार था। चूंकि ये वरिष्ठ लोगों की सभा थी, उनको जीवन का ज़्यादा अनुभव था, पढ़ाई से संबंधित है समस्या या अन्य प्रकार की जो भी समस्या थी, बाढ़ आना, सूखा आना, कब खेती करना है और क्या क्या जो सिस्टम है, जो भी तत्कालीन समस्या आती थी उसका निपटारा सभा करती थी। समिति जो थी ये समान जनता थी, जैसे आम लोग हैं, समान जनता की प्रतिनिधि सभा थी। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार आया हुआ है। समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला क्या कहलाता था? ईशान। जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता था, मुखिया था, वह ईशान कहलाता था। समिति का स्वरूप केंद्रीय राजनीतिक संस्था के समान थी, केंद्रीय राजनीतिक संस्था के समान थी। जैसे आज हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, तो उस प्रकार से जैसे केंद्र सरकार कहाँ बैठती है? दिल्ली में। और हर राज्य की जो सरकारें बनती है वो अपनी राजधानी बैठती है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ बैठती है? लखनऊ में बैठती है। बिहार की सरकार पटना में बैठती है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार कहाँ बैठती है? उसकी राजधानी कोलकाता, वहीं पर विधानसभा है, वहीं विधान परिषद है। तो इस समय राज्यसभा की संस्था क्या है? विधानसभा और विधान परिषद होती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार की समितियां क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है। तो इस प्रकार से जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता जो करने वाला था ईशान कहलाता। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर बोला जाता है। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। इसकी और राज्यसभा की कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन है उपराष्ट्रपति? हाँ, धनखड़ जी करते हैं। इसके पहले वो बंगाल के राज्यपाल थे। वेरी गुड। समिति का स्वरूप केंद्रीय स्वरूप राजनीतिक संस्था के समान थी। इसकी बैठकों में आम जनता अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में भाग लेते थे। समाज के प्रत्येक वर्ग समिति में भाग लेते थे। राजा के निर्वाचन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समिति की होती थी। राजा जो निर्वाचित होता था, इसमें सभा, समिति, विदत सभी लोग बैठते थे, लेकिन समिति की भूमिका ज़्यादा होती थी क्योंकि ये आम जनता थी और इसमें राजा का निर्वाचन होता था, चुन लिया जाता था। विद्वानों ने समिति की तुलना लोकसभा से की है, अभी हमने चर्चा ही किया था। अगला है विदत, जो तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? तो यह विदत प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है, 122 बार हुआ है। और खास क्या है, विदत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यानी कि महिलाएं भी सभा समिति में भाग नहीं लेती थी, लेकिन विदत में महिलाएं भाग लेती थी। ये खास बात है। विदत में महिलाएं भाग लेती थी या महिलाओं की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। घोषा नामक महिला उस समय की ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण महिला थी। घोषा नामक महिला के विदत में शामिल होने का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रायः विदत में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सामाजिक मुद्दे क्या है? सामाजिक मुद्दों में जो भी है, बाल विवाह है, इसको कैसे दूर किया जाए, विधवा विवाह है, उसको बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं की शादी किस एज में किया जाए, जो भी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। वर्ण व्यवस्था फैली है तो उसमें जो ऊंच नीच की भेदभाव हुआ है तो उसको कैसे दूर किया जाए। अन्य जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस समय ऋग्वैदिक काल में जो भी रही हो, उसके क्या क्या मुद्दे रहे, इन सभी इसमें विदत में क्या है, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। ऋग्वेद में कई सूक्तों में वीर पुरुष के बारे में उल्लेख मिलता है। भगवान इंद्र को विदत का बल कहा गया है। विदत का संबंध सैन्य मामलों से रहा होगा, सैन्य मामलों से रहा होगा, अर्थात युद्ध में लूटी गई संपत्ति का बंटवारा भी विदत में होता था। तो खास बात है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है,
एक बार और देख लीजिए जल्दी जल्दी। ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन सबसे छोटी इकाई पूछ सकता कौन है? कुल है। कुल अर्थात परिवार, जिसका मुखिया, परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कुले। कई ग्रामों का समूह ग्राम कहलाता था अथवा उसके मुखिया ग्रामणी था। परिवारों के कई ग्रामों का समूह विष कहलाता था, जिसका मुखिया विषपत कहलाता था। तथा कई विष मिलकर जन कबीले का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया राजन कहलाता था। राजन किसी भी निरंकुश सत्ता नहीं थी, अभी अपने आप को देवताओं से नहीं जोड़ता है ऋग्वेद काल में। अर्थात राजन सर्वाधिकारी तंत्र नहीं था और राजन का समय सभा समिति जैसी संस्था जो थी राजा पर नियंत्रण करती थी। ऋग्वैदिक कालीन यानी कि हम कह सकते हैं जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक दशा थी कबीलाई समानता जनतांत्रिक शासन पद्धति पर आधारित थी। इसको आपको याद करना है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार आया है? इसको एकदम याद करिए, 8 बार। और समिति का उल्लेख कितनी बार आया है? 9 बार आया है। और विदत का उल्लेख 122 बार आया हुआ है। सभा को अपर हाउस और समिति को लोअर हाउस की संज्ञा देते हैं। सभा वृद्ध और अभिजात लोगों की सभा थी, इसे मंत्रिपरिषद कहा जा सकता है। समिति समान जनता की प्रतिनिधि सभा थी और समिति की बैठकी का अध्यक्षता ईशान कहलाता था। समिति का स्वरूप केंद्रीय संस्था के समान थी, अर्थात राजा के निर्वाचन में समिति का महत्वपूर्ण योगदान था। विदत आर्यों के सबसे प्राचीन संस्था थी और ऋग्वेद में विदत का उल्लेख, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, 122 बार उल्लेख मिलता है। पहली बार विदत में महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण थी, यानी कि विदत में महिलाएं भाग लेती थी। घोषा नामक महिला का विदत नामक संस्था में आती हैं और उनका उल्लेख मिलता है। और लूटी हुई संपत्ति का बंटवारा जो है विदत में होता था। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज राजनीतिक ऋग्वेद काल की राजनीतिक में बारे में चर्चा किया। शायद इससे आपको लाभान्वित हुए होंगे। किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो आज टॉपिक इसी पर समाप्त करते हैं और कल फिर से नया अध्ययन इसके आगे करेंगे। अभी थोड़ा सा बाकी है। फिर से आपको स्वामी विवेकानंद जी के हमारे क्रांतिकारी कम एज में हमारे चले गए, बहुत ही कम एज, शायद 39 साल तक स्वामी विवेकानंद का जीवन काल रहा और भगवान ने हम लोगों से बहुत जल्दी बुला लिया। तो उनके जन्म दिवस को आप सभी को बधाई देता हूँ। आप लोग उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में से धूमधाम से मनाइए और उनके आदर्शों पर चलिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।